हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी आपकी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर को डिस्कस किया था, जो कि आपका 2022 वाला था। उसमें हमने पार्ट फर्स्ट और आपका पार्ट थर्ड दोनों ही बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। आप जाओगे एमएड एंट्रेंस की प्लेलिस्ट में तो आपको सीक्वेंस वाइज जितनी भी क्लासेस आपकी हुई है वो आपको सब वहाँ पर मिल जाएगी। वो क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत से आपसे रिपीटेड पूछे जाएंगे, तो आपका बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वही आपके रिपीट होकर आते हैं। तो इस वजह से जो है आपको वो सब प्रीवियस पेपर करने जरूरी है, क्योंकि जितने भी आप प्रीवियस पेपर लगाओगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपने बीएड में डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ रखी है। तब आपको जो है जितना भी फोकस करना है वो अपनी प्रैक्टिस पर करना है, और आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के बेस पर ही कीजिए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं और वो आपका एग्जाम में नहीं आता, तो सिर्फ आपको वो ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आप वो सब क्लासेस देखिए, उसमें देखिए आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अपने उसी ही टॉपिक को अपना क्लियर करते चलिए। अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लासेस दी जाए, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इन सब के पीडीएफ जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखे हैं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस पेपर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और आपको टेलीग्राम पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर शेयर कर दी जाती है, चाहे आपके एंट्रेंस से रिलेटेड हो या फिर आपकी किसी भी चीज़ से। वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट दे दी जाती है। आपको टेलीग्राम चैनल पर लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप एक बार जरूर जाकर टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में आपके प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था 2020 का, और इसका भी आपका पार्ट फर्स्ट का पेपर डिस्कस किया था। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। आप उसमें हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो, और कैसे लेनी होती है वो सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आप जाकर वीडियो देख लेना, उसमें बताया आप कौन सा सेशन जो है कैसे सेलेक्ट करोगे। तो इसमें जो है हमने आपके 25 क्वेश्चन जो है कर लिए थे। अगर आपको उन 25 क्वेश्चन में किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन वो जो भी आपको आंसर बताए गए हैं आपको उनमें डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपके ऑफिशियल आंसर की यूनिवर्सिटी ने अपलोड की थी, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर बताए जाते हैं। तो आपको किसी भी आंसर में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। ये सब आपके हो चुके हैं, और इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो आप जाकर इसके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारा 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन छाटिए। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा गलत है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सर्वनाम की डेफिनेशन भी पढ़ते हो, तब भी आप यही पढ़ते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले वाक्य आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन है, क्रिया में नामार्थ शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द संबंध सूचक कहलाते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि जहाँ पर आपके शब्द जो है संबंध बता रहे हैं उन्हें आप संबंध सूचक शब्द ही कहते हो। अगला है आपका सी, दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये भी सही है। आप ये तीनों देख पा रहे होगे। अगली बार जो है आपके इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ देंगे, तो आपको जो है ऑप्शन पर भी काम करना है, और जो हम पेपर डिस्कस करते हैं वो हम डीपली ही डिस्कस करते हैं। लेकिन जो आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आपको आंसर बताना होता है, उसमें मैं आपको आंसर बता कर चलती हूँ, लेकिन जो आपका क्वेश्चन डिस्कस करने वाला होता है उसे हम डिस्कस करके ही चलते हैं। तो आपके ये 3 ऑप्शन सही है, क्योंकि इन तीनों में ही जो भी बात कही गई है वो बिल्कुल सटीक कही गई है। अगला है जो आपका फोर्थ, वस्तु के विषय में विधान करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि विशेषण की डेफिनेशन क्या है, किसी वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो आपका डी जो है इसमें वो गलत हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा था, गलत पूछा था। आपको इन शब्दों का भी ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो आपसे इसमें पूछा है कि आपका कौन सा शब्द विकारी नहीं है। तो यहाँ पर आपको लड़का दिया है, अचानक दिया है, लड़के दिया है, देखा दिया है। तो विकारी शब्द नहीं है, इसका मतलब पूछा है आपका अविकारी शब्द कौन से है। आपको ये जानना होगा अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, ना तो लिंग में परिवर्तन होते हैं, ना वो बहुवचन में परिवर्तन, मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है लड़का, लड़के को आप चेंज कर सकते हो लड़की में, तो ये नहीं होगा। अगला है अचानक, अचानक का आपने कभी अचानक, अचानक ये सब चीज़ें नहीं देखी होगी। अगला है आपका लड़के, लड़के का भी हमने देखा, लड़के का हम लड़कियाँ भी कर सकते हैं।
आपका है देखा, देखा का हम क्या कर सकते हैं, देखी, मतलब हम लड़की में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इस वर्ड को। लेकिन जो आपका बी है यही आपका अविकारी शब्द है, और अविकारी शब्द वो ही होता है जो आपका चेंज नहीं होता। तो आपको विकारी और अविकारी में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि आपका लड़का हो गया, लड़के या फिर देखा। लेकिन आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा था अविकारी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो आपसे पूछा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है। सामाजिक, सामाजिक, ये सब आपके जो सामाजिक में लिखे गए, और ये आपसे ऐसे ही वर्ड पूछते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो। तो आप इसमें से सब बहुत से बच्चे इसे गलत करके आए थे, लेकिन जो इसका सही था वो आपका फोर्थ है। सामाजिक जो है आपका इस तरीके से ही लिखा जाता है, सामाजिक। आपको इस पार्ट में डिवाइड करके आप देख सकते हो, इस टाइप में लिखा जाता है। वो से क्या करते हैं, इसमें सा नहीं, आ का डंडा नहीं लगाते, यहाँ पर नहीं लगाते, तो इसमें कन्फ्यूज़न जो है बनी रहती है। लेकिन आप इसे देख लेना, आपका जो डी है वो सही है। अगला है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो आपका फिर से आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ये भी वर्ड जो है आपका कन्फ्यूजन वाला है। तो आपका राष्ट्रीय किस तरीके से लिखा जाता है, राष्ट्रीय, आपका इस तरीके से जो है आपका राष्ट्रीय लिखा जाता है। तो आपका सी जो है इसमें सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहले आपसे क्या पूछे, शुद्ध शब्द पूछे, अब की बार क्या पूछ लिया, शुद्ध वाक्य। तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा आपको कौन कौन से टॉपिक अपने क्लियर करने हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में संज्ञा, आपको संधि वगैरह ये सब क्वेश्चन आए थे, वो सब देखने हैं। दूसरे शुद्ध वाक्य से भी रिलेटेड देखने हैं। तो इन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने हैं। जो उनसे भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिखाई दे रहा है, आपको वही टॉपिक क्लियर करते अपना चलना है। तो यहाँ पर आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें आपको कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आपका फर्स्ट है, आप चाहते थे तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ। तो ये तो पढ़ने में ही आपका गलत लग रहा है, आप थोड़ा इसे पढ़कर भी देख सकते हो। तो आपका 30 में जो है आपका बी सही है। आप कहते तो मैं यह कलम आपको दे सकता था, यही आपका सही है। बाकी आप पढ़ लेना, ये आपके गलत ही है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका 20 में जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर से आपसे शुद्ध वाक्य का पूछ लिया। तो यहाँ पर है, पांचों लड़कियों के नाम क्या है। तो यहाँ पर पांचों देख देते, यहाँ पर क्या आता है आपका, लड़कियाँ। अगला है, ताज़ा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो ये तो आपका सही लग रहा है। कृपया करके आप नाम बताइए। आज की हालत में आप सकुशल हो। तो ये तो आपका पढ़ने में ही गलत लग रहा है। तो आपका इसमें जो है 31 में जो है आपका बी सही हो जाएगा। ताज़ा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। इसमें कोई भी आपको गलत शब्द यूज नहीं किया गया है। अगला है आपका 32, भारत के संविधान की किस धारा के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये वाला क्वेश्चन आपके संविधान से पूछा ही जाता है। हिंदी आपके किस अनुच्छेद में है, इससे भी रिलेटेड एक और क्वेश्चन ऊपर गया था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। तो आप हिंदी से रिलेटेड जो भी आपके संविधान में अनुच्छेद है, किस पार्ट में है, कब आया, हिंदी आपकी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें जो है आप अपने एक बार देख लोगे, आपको एक बार के में समझ में आ जाएगी। तो आपका जो है हिंदी को राजभाषा ने 343 धारा में ही बनाया गया था, ये चीज़ याद रखना। और दूसरा आप याद रखना, हिंदी जो है आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, आपकी राजभाषा है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर आपको ऑप्शन में किसी में राष्ट्रीय भाषा लिखा आता है हिंदी, तो वो राष्ट्रीय भाषा लगा देते हैं। नहीं, आपकी हिंदी जो है वो आपकी राजभाषा है, आपकी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद होता है कि हमें जो है हिंदी राष्ट्रभाषा बना देनी चाहिए। ये आपका स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन जो है अब फिलहाल जो है ये आपकी राजभाषा है। और इसकी धारा जो है 343, आप ऐसे याद रख लोगे 343। अगला है आपका 33, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपके 8वीं अनुसूची में जो जो आपको लैंग्वेज थी वो आपको एक बार याद रख लेनी है। आपकी कितनी भाषा इंक्लूड है, पहले कितनी थी, अब बाद में कितनी ऐड की गई थी, वो सब देखना है। आपकी 33 का जो आंसर है वो आपका बी है, भोजपुरी ही आपकी शामिल नहीं है। लेकिन आपकी नेपाली, सिंधी, मलयालम ये सब जो है आपकी बाद में ऐड की गई थी, लेकिन आपकी भोजपुरी अभी तक कोई भी आपकी भाषा में ऐड नहीं है 8वीं अनुसूची के अंदर। अगला है आपका 34, मारा फेरत जोग भाया फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। तो ये पूछा आपसे ये किस अलंकार का अकॉर्डिंग है। तो आपके यहाँ पर अलंकार भी आएंगे। मैंने आपको पिछला वाला प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी आपके कई सारे अलंकार देखे गए थे। तो यहाँ पर जो है आपका यमक, तो यहाँ पर जो है आपका यमक अलंकार आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति
2 से ज़्यादा बार आते हैं वहाँ पर आपका यमक होता है। जैसे यहाँ पर आपका मन का फेर, मन का यहाँ पर मन का जो है आपका 3 बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। आप एक बार जितने भी ऑप्शन दिए आप अलंकार को एक बार देख लेना। 1-2 लैंग्वेज में की परिभाषा जब आप देखोगे तो आपके अलंकार क्लियर हो जाएंगे। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस आपको एक बार रिवाइज करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। चरत धरत चिंता करत फिर चितवत चाहू और सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि विभाचर चोर, इसमें से आपका कौन सा अलंकार पूछा गया है। तो आपके लगातार 2 क्वेश्चन आ गए अलंकार से। तो इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार है। आप ये भी देखना कि श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है, अनुप्रास कहाँ पर होता है, यमक, उपमा, ये सब अनुप्रास, ये सब आप देख लेना, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका श्लेष अलंकार है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का आशय है। आपको बहुत ही ईजी मुहावरे आपके पूछे जाते हैं, इसमें इतने टफ नहीं आते। तो यहाँ पर आपका पूछा है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या होता है, आप ये इसमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है, चोट के बाद पैरों का ठीक हो जाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो आपको मुहावरे में वर्ड यूज़ किए गए हैं वो आपका आशय नहीं होता, वो उसका मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे पैरों का यूज़ किया गया तो आपके ऑप्शन में पैर वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्या है, स्वावलंबी होना, तो यही आपका सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाकी देख लेते हैं। अधिक संपन्न होना, तो यहाँ पर धन वगैरह की कोई बात नहीं की गई है। किसी और की सहायता न लेना, यहाँ पर ये भी नहीं कहा गया है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, खुद से अपना काम सारी चीज़ें करना है, तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। उड़ती चिड़िया गिनना मुहावरे का आशय है। तो ये आपने मुहावरा जो है अपने घरों में भी सुना होगा, बहुत से कहते हैं कि मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचान लेता हूँ। तो ये बहुत इजी है, आप इसे बता सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये चिड़िया ही हटा देना है, जहाँ पर आपको चिड़िया दिख जाएगा आपको वो ही हटा देना है। यहाँ पर चिड़िया है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपका पक्षी दिया है वो भी आपका चिड़िया का, तो आपका सिंपल सा निकल गया, आपका सी ही होगा। तो आप इस ट्रिक से भी यूज़ कर सकते, लेकिन आपको फिर भी एक बार मीनिंग मैच कर लेना। उड़ती चिड़िया के पैर गिरना, रहस्य की बात को दूर से जान लेना, यही आपका सही लग रहा है, तो आपका यही हो जाएगा। और बाकी ये चिड़िया चिड़िया थी, तो इस वजह से ये सब गलत हो गया। अगला है आपका 38। अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, लोकवंती का आशय है। तो ये आपसे पूछा है इसका मीनिंग क्या है। अन्याय राजा को अन्याय बना देता है, जैसे मैंने आपको बताया कभी भी आप उस मीनिंग के अकॉर्डिंग जाओगे ही नहीं जो आपका दे रखा है। तो राजा ऊपर दिया हुआ है तो इसमें नहीं होगा, ऊपर अंधेरी नगरी दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। अब नीचे आ गया आपका सी और डी। जहाँ मुखिया ही मूर्ख हो वहाँ अन्याय ही होता है, 1 रुपये में आप अपना भरपेट भोजन कर सकते हो। तो ऊपर क्या है भाजा खाजा, मतलब इस वजह से तो आप डी भी हटा दो क्योंकि ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, जहाँ पर अंधेरी नगरी होती है तो वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं, वहाँ पर अन्याय भी ज़्यादा होता है क्योंकि जहाँ का नेता ही अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर कार्य करने वाले भी उचित रूप से कार्य नहीं करते। तो आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। तो आपसे पूछा उच्च का समानार्थी नहीं है, ये याद रखना, मतलब आपको क्या बताना है, उच्च का विपरीत बताना है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन होंगे, विकास, प्रगति, उत्कर्ष, उत्थान। तो उच्च का जो विपरीत नहीं होता वो क्या नहीं होता, उत्थान। उत्थान पतन अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो उच्च होता है वो विकास बताता है, प्रगति बताता है, उत्कर्ष बताता है, कितने उचित है, कितने उच्च पद पर है, ये सब चीज़ें बताता है। तो आपका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इसके समानार्थी है और नहीं कौन सा है वो आपका डी है। तो इसमें आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रतिकूल का विपरीतार्थ है। तो इसमें आपका पूछा है प्रतिकूल का विपरीतार्थ कौन सा है, तो आपको इसमें विपरीत बताना है। तो आपका अनुसार, अनुकूल, सुकूल ये आपके होते ही नहीं है कुछ वर्ड, तो आपको ये हटा देने हैं। तो प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। पर्यायवाची या विपरीतार्थी एक ही बात होते हैं। पूर्वी हिंदी भाषा की बोली नहीं है। तो आपसे पूछा है पूर्वी हिंदी भाषा की बोली नहीं है, तो आपको इनमें 4 ऑप्शन दे, इनमें से 3 आपकी पूर्वी भाषा की बोली है लेकिन एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो आपकी छत्तीसगढ़ी, बंगेली, अवधी ये तीनों ही आपकी पूर्व हिंदी में आती है, लेकिन आपकी बुंदेली जो है नहीं आती। बुंदेली आपकी पूर्व हिंदी बोली नहीं है, तो आपका सी जो है सही हो जाएगा। आपकी बोली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार जितनी भी बोली है आप देख लेना, पश्चिमी बोली में क्या क्या इंक्लूड होता है, पूर्वी में कौन सा, बिहारी हिंदी की बोली में, ये सब चीज़ें आप एक बार देख लोगे। छोटा सा काम है, आपको ये करना ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42। बिहारी हिंदी की बोली है, तो इसमें आपको बताना है जो बिहारी हिंदी की बोली है वो कौन सी है, वो आपकी मगही, यही आपकी जो है सही हो जाएगा। आपका मगही जो होती है आपकी बिहारी हिंदी की बोली होती है।
अगला है आपका खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ लोकवती का आशय है, तो यही पूछा है, ये भी आप आराम से निकाल लोगे। तो आप यहाँ पर ही सबसे पहले तो ये पहाड़ वाला ऑप्शन ही हटा दो, तो आपके पास क्या बचा A B C। तो आपको 43 में बताना है इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आपका बहुत प्रयत्न करने के बाद जो कम फल मिलता है वो ये मतलब होता है कि खोदा पहाड़, हमने पहाड़ तो बहुत सारा खोद लिया लेकिन हमें क्या मिला, सिर्फ चुइयाँ, मतलब बहुत ही छोटी क्वान्टिटी में जो है हमें फल मिला। तो आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। बाकी जो है इसके ऑप्शन नहीं हो सकते, आप उन्हें पढ़ लेना, लेकिन आपका इसमें बी है वो सही हो जाएगा। बहुत इजी भी था। अगला है आपका देवालय शब्द में समास है। आपसे पूछा है देवालय शब्द में समास बताना है, तो आपके समास से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देवालय कैसा बनता है आपका, देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य, इसमें आपका संधि विच्छेद भी है, तो आपको संधि विच्छेद समास ये सब चीज़ें देखनी है। तो देव आल्य का मतलब क्या है, जो देवों का आल्य है। तो देवों का आल्य क्या होता है, आपका तत्पुरुष होता है जिसमें हम किसी और के बारे में बता रहे हैं। तो आपका सी जो है इसमें सही हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला है आपका 45 भाई बहन शब्द में समास है। ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया था, जहाँ पर आपके दोनों ही पक्ष इक्वल महत्व रखते हो, और मतलब यहाँ पर आपको साइन भी दिया होता है। जब आपका ये वाला साइन कहीं पर देखने को मिलते हैं तब भी आपका एक ही समास होता है, वो कौन सा होता है, द्वंद्व। द्वंद्व का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा द्वंद्व करते हैं। द्वंद्व क्या, दोनों पक्ष जो है बहुत ही ताकतवर है, उनके बीच में द्वंद्व होता है। तो आपका डी जो है इसमें सही हो जाएगा। भाई बहन जो है दोनों ही पक्षों की महानता है, तो इस वजह से यहाँ पर द्वंद्व देखने को मिल जाएगा। नंबर 46 देखते हैं, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आपके सर्वनाम से भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण सबसे एक दो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर पुरुष दे दिया, नीचे दे दिया, ये चारों ही इसके प्रकार हो गए सर्वनाम के। तो पुरुषवाचक में क्या क्या होता है, मैं, यह, वह, हम, ये सब क्या होता है पुरुषवाचक के अंदर। पुरुषवाचक में भी आपको 3 तरह के पुरुष पढ़ते हो, प्रथम, द्वितीय या फिर आपका उत्तम पुरुष। तो ये तीनों जो है आप देख लेना, लेकिन यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि आप जो है वो पुरुषवाचक में भी आता है, लेकिन आप जो है आपका निचवाचक में भी। लेकिन आप याद रखना, जहाँ पर आपको निचवाचक दिया है तो आप वहीं पर जाओगे। अगर ये नहीं होता तो आप जो है इसमें ए पर जा सकते थे, आप पुरुषवाचक लगा सकते थे, लेकिन जब तक आपका निचवाचक है तब तक आप जो है निचवाचक ही लगाओगे। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि पानी अपने आप बह जाएगा या पानी स्वतः बह जाएगा। तो इसमें क्या है, वो काम जो है खुद से हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो वो आप जो है आपकी निश्चितता के बारे में बताता है, निश्चयवाचक सर्वनाम वो कहलाता है। तो आपका इसमें बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका 47, जब राजा नगर में आए तब आनंद मनाया गया, किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है वाक्य किस प्रकार का है। तो यहाँ पर विधानार्थी वाक्य है, क्योंकि जैसे ही नगर में राजा आए तो आनंद मनाया गया। तो ये कौन सा हो गया, विधान। ये निषेध नहीं था, इच्छा भी नहीं थी, संकेत भी नहीं था। आप इन्हें ऑप्शन से भी निकाल सकते थे। निषेध, यहाँ पर कोई नेगेटिव बातें नहीं थी। इच्छा बोधक, यहाँ पर किसी ने कोई इच्छा भी नहीं की, और यहाँ पर ये वाला साइन भी इच्छा बोधक में यूज़ होता है, ये भी नहीं था। संकेतार्थक ये भी नहीं था। तो आपका जो एक था वो विधानार्थक वाक्य, आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका 48, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो आपका तद्भव पूछा है। तत्सम तद्भव जब मैंने आपका प्रीवियस पेपर कराया था तब आपको समझाया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तद्भव और तत्सम, तत्सम आपके सांस्कृतिक वर्ड होते हैं और उनसे ही निकलकर कौन से शब्द बनते हैं, तद्भव। और तद्भव से कौन से वर्ड बनते हैं, वो आपके देशज बनते हैं। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ, जैसे कि आपका दुग्ध हो गया, ऐसा आपका लिखा जाता है दुग्ध। ये आपका कौन सा वर्ड होता है, आपका संस्कृत में लिखा जाता है, लेकिन इसका हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया दूध। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका तत्सम हो गया, ये आपका क्या हो गया तद्भव। ये इसी से निकला है। हम तद्भव में क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हटा देते हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगा देते हैं। जैसे आपका एक और एग्जाम्पल यमुनोत्री। यमुनोत्री आपने पढ़ा होगा, ये यमुना के बारे में होता है। यमुनोत्री का हमने क्या करा, यमुना बना लिया। ये क्या हो गया हमारा तद्भव शब्द। और इसका भी हमने एक वर्ड बना लिया, क्या बना लिया हमने, जमुना। आप देखते होगे देसी शब्द में हम क्या बोलते हैं, जमुना भी बोल देते हैं। तो ये तीनों क्या था, आपका ये तत्सम था, ये आपका तद्भव था, और ये आपका देशज शब्द था। तो आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो आपसे पूछा है तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो आपको कौन सा बताना है, तत्सम बताना है। तत्सम यहाँ पर कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर जो आपका वायु है वो आपका तत्सम शब्द है। क्योंकि तो आप आन का भी आप संस्कृत वर्ड होता है, और किसान का आप कृषक पढ़ते ही हो। अग्नि का आग हो गया, तो यहाँ पर एक वायु ही है जो कि आपका तत्सम है। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो अब आपको यहाँ पर पूछा है तद्भव, क्योंकि आपको ये नहीं का भी ध्यान रखें, तत्सम नहीं मतलब तद्भव बताओ। तो 49 का जो है आपका डी सही हो जाएगा। काज जो है आपका तद्भव है।
या आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हो। याद रखना, तद्भव आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, लेकिन तत्सम वर्ड आप यूज़ नहीं करते अपने डेली लाइफ में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपके तत्सम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कवि आप यूज़ नहीं करते, राजा, पक्ष, ये सब चीज़ें जो है आप कम यूज़ करते हैं और ये आपके तत्सम में है। तो आपका डी जो है वो तद्भव है, काज। कहते नहीं कि ये नॉर्मल भाषा में यूज़ होता है कि ऐसा काज कर लो, ये कर लो, तो सब आप अपनी लैंग्वेज से रिलेट कर कर याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, अविकारी विकारी आपको भी बताया था। तो आपको इसमें जो है आपका साथ, साथ जो है आप चेंज नहीं कर सकते, साथ का सते, साथ मतलब बहुवचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो आपका साथ ही बनता है, लेकिन वो इस वर्ड का नहीं बनता, वो आपका अलग होता है। देखने का आप देखी, देख कर भी आप ये सब चीज़ें क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। और वैसे भी एक क्रिया है, क्रिया आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन आपका साथ जो है वो चेंज नहीं होगा, ये आपका अविकारी शब्द है। तो आपका इसमें ए सही हो जाएगा। तो ये हमने पूरा प्रीवियस पेपर डिस्कस कर लिया जो कि आपका 2020 में आया था, और ये पार्ट फर्स्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, और पार्ट जो आपका बी है जो कि आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, इसकी मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको आराम से इनके क्वेश्चन हो जाएंगे। इतनी टफ भी आपकी रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। आपके 100 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 100 में से आपके कुछ 20 ही ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े से टफ लगेंगे, लेकिन जो आपके 80 में से आपके 70 क्वेश्चन तो बहुत ईजी लेवल के होते हैं, इतना टफ नहीं आता। आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे, कभी आपने कंपटीशन वगैरह की तैयारी की होगी, तो आप उन्हें ईजिली कर लोगे। और ये आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट भी है। अगर आप इसे करते हो तो आपको कैंपस या फिर गवर्नमेंट जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके नंबर आ जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। बहुत से बच्चे बार बार पूछते हैं हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस पेपर देखने हैं। आपको प्रीवियस पेपर जो मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ वो देखो, उसके अंदर आप देखो अरे मुझे ये टॉपिक नहीं आता, तो अपना वो उठा के अपना टॉपिक क्लियर करो। देखो ये वाला टॉपिक नहीं आता, ये करो, और जो टॉपिक आता है उसकी सीधा प्रैक्टिस करो। जो मैं आपको आंसर बताती हूँ उससे पहले मुझे आपके आंसर मिलने चाहिए। आप कमेंट करके अपना आंसर बताओ, तो जो भी आपका आंसर आएगा इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता था, ये क्वेश्चन नहीं आता था। फिर जब आप क्लासेस देख लोगे उसके बाद जो है आप उन कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करने के बाद दोबारा इस पीडीएफ को खोलो और देखो कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे। ऐसी मैंने आपको 3 पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, और आपके एक पीडीएफ में जो है आपके 250 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो आपके पास 750 क्वेश्चन होंगे। 750 क्वेश्चन के अगर आप अच्छे से सोल्व करोगे, इनके 4 ऑप्शन होते हैं, अगर आप चारों पर काम करोगे तो आप देखो आपके पास कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपको बुक की नीड ही नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। आप बुक में क्या पढ़ोगे, बुक में तो आप 2 साल से पढ़ते आ रहे हो। बीएड में आपने बीएड में 2 साल पढ़ा है, ये ही सब्जेक्ट पढ़ा है सब चीज़ें, तो आप वो सब चीज़ें पढ़ तो रहे हो। आप बस उनके नोट से रिवाइज कर लो, उसमें से देखो कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, बीएड की बुक से आप उसमें से क्लियर करो। दूसरा रीजनिंग है, रीजनिंग की तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हो। आपको जो है आपके घर में जो भी बुक रखे हो कंपटीशन से रिलेटेड, आपने बीएड के एंट्रेंस में आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, आपकी अगर उसमें भी रीजनिंग है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। या आपके बहन भाई किसी ने भी तो आपकी कंपटीशन की तैयारी की होगी, तो उसके पास जो भी रीजनिंग की बुक है आप उसमें से जो क्वेश्चन है वो करो। और क्वेश्चन कैसे करोगे, इसमें देखो आपके किस किस से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, आप ये सब चीज़ें देखो। तो जिस जिस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए वो ही क्वेश्चन आप जाकर उस बुक में से वो ही टॉपिक अपना क्लियर करो। आपको इस तरीके से जो है अपनी तैयारी करनी है। आपको पढ़ना ही वो है जो आपके एग्ज़ाम में है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़े जाते हैं उनके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आना होता। ऐसा ही है आपका, बहुत सी एंट्रेंस बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड की हुई है। मैं आपको दिखा रही हूँ आपके एग्ज़ाम में ऐसा पेपर आएगा तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप फालतू चीज़ें मत पढ़ो, ना ही वो आपके एग्ज़ाम में आने वाली। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है आप उस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। और रोज़ भी आप अगर 2 आवर्स भी इसके लिए निकालते हो तो आपकी कैंपस में जो है बहुत ही अच्छी सीट जो है आपको मिल जाएगी। कैंपस में आपका नंबर आ जाएगा, उसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप रोज़ डेली भी 2 घंटे अभी से निकालते हो। क्योंकि इतना टफ ये आपका नहीं होता, क्योंकि आप ये सब चीज़ें 2 साल से पढ़ के आ रहे हो, इस वजह से आपको थोड़ा ईजी भी लगेगा। दूसरा आपने टेट सी टेट कभी ना कभी तो दिए होंगे, तो आपने ये सब चीज़ें कुछ वहाँ पर भी आपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किए, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। क्योंकि सी टेट जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो वहाँ पर भी आपने प्रैक्टिस की। तो आपको सी टेट की भी क्लासेस जहाँ पर भी मिले आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले प्रीवियस पेपर अच्छे से सोल्व करना है, ये ही करना है आपको सबसे पहले। जब आपको लगे हाँ मैंने ये तीनों पेपर जो है अच्छे से सोल्व कर लिए, उसके बाद जो आप है एक्स्ट्रा में कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपको पढ़ना है, वो भी प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे।
आपको आराम से कैंपस ये सब चीज़ें मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है अपनी तैयारी कैसे की थी, ना मेरे पास कोई बुक थी और मैंने कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो वो सब चीज़ें जो है आप देख सकते हो, सारी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी। वो सब वीडियोस आपको एक बार ज़रूर देखनी है। बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, बताया गया है कैसे तैयारी करो, क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, एंट्रेंस की मेरिट किस बेस पर गई थी, कैसे एडमिशन होता है, वो सब प्रोसेस मैंने आपको कई बार आपको बताया हुआ है। तो आप जाकर थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप चैनल पर जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सब वीडियोस देखिए, थोड़ा वीडियो को नीचे देखो, बहुत सारी आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। वो सब आपके एंट्रेंस से रिलेटेड है, आप उन्हें देखो, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बस ये आपका पेपर हो गया आज कंप्लीट पार्ट फर्स्ट का। इसके बाद जो हम पार्ट थर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है EN लर्नर्स को, ताकि वो आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आप वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़िए, ताकि हम भी जो है आपके लिए टाइम पर वीडियो प्रोवाइड करा सके, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी नया जुड़ा है चैनल के साथ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।